Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to study a chapter which is human health and disease. So we can say that the state of complete physical, mental, social well-being is called health. Health simply does not means disease-free condition or a physical fitness. Health can be affected by genetic disorder. द डिफेक्ट विच चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, ऐसा डिफेक्ट जो चाइल्ड को उसके पेरेंट्स से मिला हो उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं. इन्फेक्शन फ्रॉम माइक्रोब्स और अदर ऑर्गेनिजम्स. लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर विच वी टेक, एक्सरसाइजेस और रेस्ट. ना नेक्स्ट देखेंगे गुड हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड बाय. पहला है बैलेंस डाइट. दूसरा है इसमें आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना पड़ेगा. आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखिए. रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए. अवेयरनेस अबाउट द डिजीज़ एंड देयर इफेक्ट. इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज़, मतलब आपको प्रॉपर वैक्सीन लेनी चाहिए जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसके लिए. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, फूड एंड वाटर. तो इन सब चीज़ों से आप एक अच्छे हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. तो इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होते हैं? डिजीज़ विच आर ईजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ऑल कॉल इन्फेक्शियस डिजीज़. ऐसे डिजीज़ जो ईजली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो जाते हैं उन्हें इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं. एग्जाम्पल में है एड्स, कॉमन कोल्ड, मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस. Now next in non-infectious disease which cannot transmitted from one person to another और called non-infectious disease. ऐसे डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होते हैं उन्हें नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं. जैसे कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये सारे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है. नाउ नेक्स्ट देखेंगे कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में कॉमन डिजीज़ क्या क्या है? The disease causing microorganisms like bacteria, virus, fungus, protozoa, helminths are called pathogens. Pathogens क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं. जैसे कि क्या हो गए? वायरस हो गए, फंगस हो गए, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हेलमिंथस, ये सारे पैथोजेंस हैं. The pathogens can enter the body by various means and multiply interference with normal vital activities resulting in morphological and functional damage. ये सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आपके बॉडी में जाएंगे और आपके नॉर्मल फंक्शन को रोक के उन्हें डैमेज कर देते हैं जिससे पर्सन डिजीज़ उसके अंदर डिजीज़ हो जाता है. और नेक्स्ट देखेंगे हम डिजीज़ देखेंगे और उनके क्या क्या ऑर्गेनिजम्स हैं जो कॉज करते हैं, उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं. जिसमें फर्स्ट है आपका टाइफॉइड. टाइफॉइड कौन सा पर्सन जो है वो टाइफॉइड से इन्फेक्टेड है उसके बारे में आपको विडाल टेस्ट से पता चलता है. अगर कोई भी पर्सन टाइफॉइड से इन्फेक्टेड है तो विडाल टेस्ट से आपको पता चल जाएगा. इसका वो ऑर्गेनिज्म जो टाइफॉइड कॉज करता है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी. इसमें आपको हाई फीवर होता है, वीकनेस होता है, स्टमच पेन होता है, ये सारे सिम्टम्स हैं टाइफॉइड के. और इसका कॉजिटिव एजेंट का नाम है सैल्मोनेला टाइफी और इसका डिजीज़ का नाम है क्या है? टाइफॉइड. ओके. नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे निमोनिया. निमोनिया क्या होता है? ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई से होता है. इसमें आपको फीवर, चिल, कॉफ एंड हेडेक, ये इसके सिम्टम्स है. इसमें क्या होता है? alveoli get filled with a fluid leading to severe प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन. जो alveoli होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर जाता है जिसकी वजह से कोई भी पर्सन उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है. नाउ नेक्स्ट जो है वो है कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड के बारे में हम देखेंगे. राइनो वायरस कॉज करता है कॉमन कोल्ड. इसको हम राइनिटीज़ भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? नज़ल कॉन्जेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट होता है, कॉफ होती है, खांसी आती है, हेडेक होता है, सिर में दर्द रहता है, ये इसके आपके सिम्टम्स है ना. इसमें क्या रहता है? इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज. ये आपके नोज को इन्फेक्ट करता है और रेस्पिरेटरी पैसेज को भी ब्लॉक कर देता है. ना नेक्स्ट देखेंगे मलेरिया. मलेरिया में क्या होता है? आप देखेंगे मलेरिया के बारे में. मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है.
प्लाज्मोडियम में भी, इसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है, दिस इज कॉल्ड मोस्ट मैलिग्नेंट मलेरिया, जिसकी वजह से पर्सन अगर इस टाइप का प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मलेरिया होता है तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसके क्या सिम्टम्स है? द चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग 3 to 4 days। चिल हाई फीवर होता है, चिल उसको ठंडी लगती है 3 to 4 days में, ऐसे होता रहता है। इसमें क्या होता है? पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन लीवर सेल एंड देन अटैक आरबीसी। पैरासाइट जो होता है आपके लीवर सेल में पहले बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेशन करेगा और उसके बाद आपके आरबीसी को अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। ना नेक्स्ट देखेंगे हम एमेबियासिस। एमेबियासिस क्या होता है? इसको हम अमीबिक डिजेंट्री भी बोलते हैं। ये इसके कॉजेटिव एजेंट का नाम है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। इसके सिम्टम्स क्या है? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विथ अ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस एस्करीज से होता है, नाम से ही पता चल रहा है। एस्करीज हेलमिंथस है। ये इंटरनल ब्लीडिंग कॉज करता है, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, इससे होता है। ये हेल्दी पर्सन गेट इन्फेक्टेड थ्रू वाटर एंड वेजिटेबल्स। ये वाटर्स और वेजिटेबल्स से इन्फेक्टेड होता है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस और मलेरियासिस सेम, दोनों को एक ही चीज़ माना जाता है। ये वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी या फिर वुचेरिया मलाई से होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वुचेरिया मलाई, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी या फिर वुचेरिया मलाई से होता है। इन्फ्लेमेशन इन द लोअर लिम्फ एंड जेनेटल ऑर्गन में सूजन रहती है लोअर लिम्फ या फिर जेनेटल ऑर्गन्स में। लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्फ गेट ब्लॉक्ड। जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं लोअर लिम्फ्स के, वो ब्लॉक मतलब बंद हो जाते हैं एकदम। ना नेक्स्ट देखेंगे हम रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म आप सबने इसके बारे में सुना होगा। ये माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन या फिर एपिडर्मोफाइटॉन से होता है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, ये इसके सिम्टम्स है। ये इन्फेक्ट करता है स्किन को, नेल्स को एंड स्कल्प को, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन body as well as sporozoites through the bite of infected female Anopheles mosquito and multiply within the liver cell. Later attack the RBC, resulting the rupture with the release of toxic substance hemoglobin, which is responsible for high fever, chill and recurring every 3 to 4 days. Now next देखेंगे malaria require 2 hosts, human and female Anopheles to complete their life cycle. Female Anopheles is vector of this disease of human being. अभी हम फ्लो चार्ट के से इसको समझेंगे। Okay, so now we are going to study a life cycle of Plasmodium. This is also known as malarial cycle. So firstly क्या होता है कि किसी भी ह्यूमन को यहाँ पे जब भी मॉस्किटो बाइट करता है तो स्पोरोजॉइट के फॉर्म में वो इन्फेक्शन उसके बॉडी में जाता है और फिर ब्लड के साथ वो लीवर में आ जाता है और फिर लीवर सेल में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। और जब पूरा लीवर सेल, वो एक लीवर सेल भर जाता है तो वो बस्ट हो जाता है और बस्ट होने के बाद वो फिर पैरासाइट जो रहता है वो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, वो रेड ब्लड सेल में आ जाता है। रेड ब्लड सेल में आने के बाद वहाँ पे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और बहुत सारे साइकिल्स को करता है, जिसकी वजह से फीवर, चिल होने लगता है और फिर वो इन्फेक्शन कॉज कर देता है। उसके बाद वो रेड ब्लड सेल में सेक्सुअल स्टेज फॉलो करता है और उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स को बना देता है, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स को बना देता है। ओके, सो नेक्स्ट क्या होता है, फिर उसके बाद जब वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स बन जाते हैं तो फिर कोई दूसरा मॉस्किटो उस पर्सन को बाइट करता है तो उसमें वो गैमेटोसाइट्स उसके अंदर चले जाते हैं और गैमेटोसाइट जैसे ही अंदर जाते हैं
जब भी कोई किसी भी पर्सन को मॉस्किटो सक करता है, उसके ब्लड को सक करता है, तो ब्लड मील के साथ वो स्पोरोजोइट्स उसके अंदर जाता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है मॉस्किटो के गट में। मॉस्किटो के गट में फर्टिलाइजेशन के होने के बाद वो जो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज रहता है स्पोरोजोइट्स, वो गट से माइग्रेट होके सलीवरी ग्लैंड में चला जाता है और फिर ऐसे ही दोबारा ये लाइफ साइकिल रिपीट होती है। दोबारा कोई मॉस्किटो किसी भी पर्सन को बाइट करता है तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल फिर से चलने लगती है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। द एबिलिटी ऑफ host cell to fight the disease causing microorganism due to immune system is called immunity. इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती हैं। एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है पहली, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रेजेंट इन अ टाइम ऑफ बर्थ एंड प्रोवाइड different kind of barrier to the entry of foreign agent in the body. It consists four barriers. तो innate immunity क्या होती है? ऐसी इम्यूनिटी जो किसी भी पर्सन को उसके बर्थ के टाइम से मिली हो। ये वेरियस टाइप्स को डिजीज प्रिवेंट करने में मदद करती है, फॉरेन एजेंट्स को बॉडी में नहीं घुसने देती है। ये बैरियर भी 4 टाइप्स के होते हैं। इसमें पहला क्या है आप देखेंगे, पहला जो है वो फिजिकल बैरियर है। पहला फिजिकल बैरियर है तो ये स्किन में होता है। म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग ऑन द रेस्पिरेटरी में होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक में होता है। एंड नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है जो वो एसिड इन स्टमच, सलाइवा इन माउथ। नाउ नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर जो होता है वो ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स में होता है। नाउ डी है हमारा लास्ट वाला, वो साइटोकाइनिन बैरियर होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या रहता है, वायरस इन्फेक्ट सेल सेक्रीट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। इसमें क्या होता है, वायरस जो होता है वो एक टाइप का प्रोटीन सेक्रीट करता है जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं, जिससे वो खुद के इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर वो खुद इन्फेक्टेड है तो वो अपने चारों ओर एक टाइप का बैरियर बना लेता है जिसे साइटोकाइनिन बैरियर कहते हैं, जिसकी वजह से बाकी बॉडी में प्रेजेंट और जो सेल्स है वो इन्फेक्टेड ना होने पाए। नेक्स्ट जो होता है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो रहता है वो प्रेजेंट होता है बाय बर्थ में से ही प्रेजेंट होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो रहता है वो डेवलप करता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। द इम्यूनिटी इन्नेट इम्यूनिटी में द इम्यूनिटी रिमेन थ्रू आउट द लाइफ, ये पूरी लाइफ टाइम के लिए रहता है। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहता है ये कैन बी शॉर्ट लिव्ड और लाइफ लॉन्ग। नेक्स्ट जो थर्ड इसका है वो कांटेक्ट और एक्सपोजर विद अ पैथोजन और इट्स एंटीजन इज नॉट इसेंशियल। इसमें एंटीजन्स के लिए कोई इसेंशियल नहीं रहता है। इसमें कांटेक्ट विद अ पैथोजन और इट्स एंटीजन इज इसेंशियल। इसमें एंटीजन्स इसेंशियल होते हैं। ना इन्नेट इम्यूनिटी इज इनहेरिटेबल, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो कैन नॉट बी पास टू नेक्स्ट जनरेशन। वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं हो पाता है क्योंकि वो बाद में अडेप्ट होता है, बाद में बनता है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे इसका जो फिफ्थ है, इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिजीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम पैथोजन प्रेजेंट ऑन द मेंबर ऑफ सेम स्पेसीज। अगर जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी पैथोजन जब एक बार बॉडी में इंटर करता है तो उसके लिए जब भी कोई भी वैक्सीन दी जाती है तो उस वैक्सीन को वो बॉडी में स्टोर करके रखे रहते हैं और दोबारा अगर सेम पैथोजन उस पर अटैक करता है तो वो उसके खिलाफ अलग से देते हैं ताकि फिर वो पैथोजन दोबारा बॉडी में इंटर ना करने पाए। नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, पैथोजन स्पेसिफिक डिफेंस कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स of low intensity. Subsequent encounter of same pathogen produce high intensified response called secondary response or anamnestic response due to the memory of first encounter. तो इसमें क्या कहा गया है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में
कि जब भी कोई पैथोजन हमारे बॉडी में फर्स्ट टाइम इंटर करता है तो उसके खिलाफ प्राइमरी रिस्पॉन्स दिया जाता है। ये लो इंटेंसिटी का होता है, क्योंकि कोई भी वायरस अगर कोई भी पैथोजन बॉडी में इंटर करता है तो फर्स्ट टाइम जब इंटर करता है तो उसके लिए लो रिस्पॉन्स रहता है। लेकिन जब वही सेम पैथोजन हाई इंटेंसिटी से दोबारा अटैक करता है तो उसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहा जाता है। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत ही तेज होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो पहले से उस वायरस के खिलाफ एंटीजन बना के रखी रहती है। नेक्स्ट देखेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन, जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं, ईच हैविंग 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन्स, 2 लाइट और 2 हैवी चेन्स रहते हैं। इट इन्वॉल्व 2 टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, 2 टाइप के लिम्फोसाइट्स रहते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। सो बी लिम्फोसाइट जो होता है सो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स HI कहते हैं, टी लिम्फोसाइट सो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI कहते हैं। ना स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी देखेंगे हम लोग। द एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एंटीबॉडीज एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर एंड आर वेरियस टाइप्स लाइक एंटीबॉडीज कितने टाइप के होते हैं, IgA, IgM, IgE and IgG. Each antibody molecules consist of 4 polypeptide chains. 2 are long chains, which is heavy chain. Another 2 are short chain, which is light chain. Both are arranged in a shape of Y. Y के shape में होता है, आप यहाँ देख पा रहे हो. Hence, an antibody is represented as H2L2, means 2 heavy chain and 2 low chain. Now next हम देखेंगे डायग्राम ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये जो है 2 हैवी चेन्स है और ये 2 लाइट चेन्स हैं। और इस हैवी और लाइट चेन में ये 2 वेरिएबल्स रीजन्स है। यहाँ पे हैवी चेन्स के ये दोनों एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है। ये कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन के और लाइट चेन के। ये वाला लाइट चेन का है और ये वाला हैवी चेन का है। आप देख पा रहे हो कि दिस इज सो मच इजी टाइप ऑफ डायग्राम विच यू कैन इजीली लर्न इट। नेक्स्ट देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इम्यूनिटी कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी। नाउ बॉडी प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजेंस। तो अगर बॉडी अपना एंटीबॉडीज खुद प्रोड्यूस करती है एंटीजन के खिलाफ तो वो होता है एक्टिव इम्यूनिटी। एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? When ready-made antibody is transferred from one individual to another, that is called passive immunity. जब कोई भी इम्यूनिटी बाहर से किसी भी इंडिविजुअल को दी जाती है तो that was called as a passive immunity. Now colostrum क्या होता है? Contain antibodies A. एंटीबॉडी ए होती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ मदर टू हर चाइल्ड। बेसिकली कोलोस्ट्रम क्या होता है? मदर्स फर्स्ट मिल्क इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। जो मदर फर्स्ट मिल्क बेबी को देती है दैट वाज कॉल्ड एज अ कोलोस्ट्रम। इसमें बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में एंटीबॉडी IgA होता है। नेक्स्ट देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन अ ब्लड इंक्लूडिंग IgA, IgM, IgE, etc. They are called as a humoral immune response due to the presence in the blood. Human immune system can be distributed between self and foreign molecules of foreign bodies. Sometimes due to genetic or unknown reason, the body attacks self cell. This results in a damage of body which is called autoimmune disease. Rheumatoid arthritis is ड्यू टू दिस इफेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि कभी कभी होता क्या है कि बॉडी खुद के और फॉरेन सेल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि हम ये हमारे बॉडी पार्ट का ही सेल है या फिर कोई बाहरी सेल आया हुआ है। तो जिसकी वजह से बॉडी खुद के ही सेल पे अटैक कर देती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो खुद के सेल को हार्म करती है, विच इज़ कॉल्ड एज अ ऑटो इम्यून डिजीज़। और इसका एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस।
इज दैट एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज. नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे एलर्जीज. एलर्जीज क्या होता है? द एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स of immune system to certain antigen present in the environment is called एलर्जी. तो ऐसा भी कभी कभी रिस्पांस मिलता है मतलब कि बाहर से विच समटाइम्स कोई भी ऐसे इन्वायरमेंट में बॉडी के लिए सुटेबल नहीं होता है, तो जिसकी वजह से पर्सन को एलर्जी हो सकती है. द सब्सटेंस टू विच इम्यून सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एलर्जेंस. ऐसे एंटीबॉडीज मीन्स ऐसे वो तो क्या है, ऐसे पैथोजेंस जो एलर्जी कॉज करते हैं उसे हम कहते हैं एलर्जेंस. क्या कहते हैं? एलर्जेंस. ऐसे पैथोजन जो एंटीबॉडी कॉज करते हैं उसे एलर्जेंस कहते हैं. द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ड्यू टू ऑफ दीज आर आईजीई. तो इसके एलर्जी के लिए आईजीई टाइप के एंटीबॉडीज दी जाती है. एलर्जी इज ड्यू टू द सेक्रीशन ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन, सर्टोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल. Now, immune system in the body. The human immune system include lymphoid organs, tissue cells, soluble molecules like antibodies. Now, next, lymphoid organs are the organs where the origin and maturation and proliferation of the lymphocytes occur. Primary lymphoid organ include bone marrow and thymus. This is one of the important question बार बार पूछा जाता है, which one is the प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन. तो आपको पता होना चाहिए बोन मैरो एंड थाइमस आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. नाउ नेक्स्ट, आफ्टर मैचुरेशन लिम्फोसाइट माइग्रेट्स टू द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पियर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स. तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं. तो ये स्प्लीन, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches of small intestine and appendix are the secondary lymphoid organs. They provide the site for the interaction of lymphocytes with antigens. There is a lymphoid tissue also located within the lining of respiratory and digestive and urogenital tract, which is called mucosal associated lymphoid tissue, जिसे हम माल्ट भी कहते हैं. It constitute 50% of lymphoid tissue in human body. Now next देखेंगे हम एड्स क्या है. एड्स की फुल फॉर्म होती है acquired immunodeficiency syndrome. This was first reported in 1981. It is caused by HIV, which is human immunodeficiency virus, which is a retrovirus. Transmission of HIV virus occurs by first a sexual contact with infected person, transfusion of contaminated blood and blood products, sharing infected needles in a intravenous drug abuser, infect mother to her child through placenta. तो ये सारे रीजंस होते हैं HIV के ट्रांसमिशन के पीछे. तो इसमें क्या होता है, ये रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस फ्रॉम माइक्रोफेजेस. ये डायग्राम है, आप एनसीईआरटी से अच्छे से इसको कवर कर लेना. नेक्स्ट देखते हैं एड्स. HIV does not spread by physical contact. It spread only through body fluid. There is always time lag between infection and appearance of symptoms that may vary from 5 to 10 years. मीन्स अब अगर कोई पर्सन को HIV से इन्फेक्टेड है वो, तो उसको पता करने में भी 5 से 10 साल लगते हैं वो सिम्टम्स बाहर दिखने में कि दैट पर्सन वॉज इन्फेक्टेड विथ HIV. Diagnosis test for AIDS is ELISA, which is enzyme-linked immunosorbent assay. The treatment of this disease with the antiretroviral drug is partially effective and just for prolong the life but not to prevent death. मीन्स दिस ये इससे आप थोड़ा देर के लिए इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बट डेथ को नहीं रोक सकते हैं. दिस इज फैटल, इससे मौत होनी ही है ना. हम लाइफ साइकिल ऑफ पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल HIV का. तो यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे क्या होता है. रेट्रोवायरस होता है, दिस इज अ रेट्रोवायरस. ये इसके ऊपर ये जो कोट लगा हुआ है दैट वाज वायरल RNA कोट. ये कोई भी नॉर्मल सेल को आके इन्फेक्ट करेगा. ये प्रोटीन कोट है, बेसिकली नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा. होता क्या है, जैसे इसने नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट किया,
ये इसमें का जो ये वायरल आरएनए होता है ये इंड्यूस करेगा सेल में। ना वायरल डीएनए जो होता है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेगा। उसके बाद डीएनए जो होगा वो जीनोम में जाएगा। ओके, न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस बाय इन्फेक्टेड सेल, ये इसमें न्यू वायरल आरएनए आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, न्यू वायरस आर प्रोड्यूस, यहाँ पे नए नए वायरस भी प्रोड्यूस होने लगेंगे और न्यू वायरस जो होगा वो इन्फेक्ट करेगा बाकी अदर सेल्स को। ठीक है। नाउ कैंसर, कैंसर इज मोस्ट dreaded disease of human being and is major cause of death all over the world. Normal cells shows a property of contact inhibition by virtue of which contact with other cells inhibit their uncontrolled growth. Cancer cell lost this property. तो बताया जा रहा है कैंसर सेल बहुत ही ड्रेडेस्ट डिजीज़ है, मतलब बहुत खतरनाक डिजीज़ है पूरे वर्ल्ड में। नॉर्मल सेल्स शोज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय वर्च्यू विच कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल इनहिबिट अनकंट्रोल ग्रोथ। इसमें इतनी ज़्यादा मतलब सेल्स की इतनी ज़्यादा ही रेप्लिकेशन मीन्स इतनी ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है जिसकी वजह से हम उसे रोक नहीं सकते हैं, ये उस टाइप के प्रॉपर्टी को खो देता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, नॉर्मल सेल्स हैव यूनिफॉर्म, कैंसर सेल हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ साइज एंड सेल। Now इसके morphology shape and size, the nucleus have a irregular structure and have relatively small cytoplasm. Now इसको reproduction and cell death, now देखेंगे हम नॉर्मल सेल स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन टू मच ऑफ इट्स काइंड आर प्रेजेंट। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल सेल जो होता है वो बेसिकली रुक जाता है डिवाइड करना जब उसके ऑलरेडी कॉपीज प्रेजेंट होते हैं। बट कैंसर सेल डोंट स्टॉप ग्रोइंग रिजल्ट टू अपीयरेंस ऑफ ट्यूमर। कैंसर सेल बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में डिवाइड होता रहता है, डिवाइड होता रहता है जिसकी वजह से ट्यूमर कॉज करता है। ट्यूमर क्या होता है, क्लस्टर ऑफ म्यूटेंट सेल, क्लस्टर ऑफ म्यूटेंट सेल को ट्यूमर कहते हैं। नॉर्मल सेल में क्या होता है, दिस सेल्स ग्रोज डिवाइड इन अ कंट्रोल मैनर, वो कंट्रोल एक मतलब एक अमाउंट फिक्स रहता है कि ओनली ऑन दिस अमाउंट दिस सेल विल बी ग्रो, क्योंकि उसकी उतनी ही नीड होती है। नॉर्मल सेल अंडर गोज द प्रोसेस ऑफ एपोटोसिस, सेल्फ डिस्ट्रक्शन इफ दे डिफेक्ट एबनॉर्मलिटीज एंड डैमेज इन ऑर्गेनल्स। ना कम्युनिकेशन में देखते हैं, नॉर्मल सेल कम्युनिकेट विथ ईच अदर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, कैंसर सेल डू नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। कैंसर सेल को कोई प्रॉपर फंक्शनिंग करनी ही नहीं है, दैट्स व्हाई दे डोंट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। एडहेसिव एंड इन्वेंशन, द सेल्स इन अ external membrane that allow them to bond with other cell, लेकिन कैंसर सेल लूज द मॉलिक्यूल्स दैट कीप देम बॉन्डेड टुगेदर। वो मॉलिक्यूल जो सेल्स को बॉन्ड करते टुगेदर बांध के रखते हैं, कैंसर लॉस्ट दैट मॉलिक्यूल्स। दीज सेल्स हैव अ एबिलिटी टू इन्वेड द स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय ट्रेवलिंग थ्रू द ब्लड एंड स्ट्रीम्स ऑफ अ लिम्फेटिक वेसल, जिससे हम मेटास्टेटिस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट देखेंगे स्पेशलाइजेशन में, normal cell start out as a immature and mature with a certain specialized function. Cancer cell do not mature and undergoes to apoptosis. Instead of these cells become immature all the times. Cancer cells are primitive and they don't have specialized function. Now next देखेंगे हम सेल रिकॉग्निशन कैसे होता है। नॉर्मल सेल रिकॉग्नाइज सिग्नल्स, दे नो व्हेन दे आर इनफ न्यू सेल्स एंड स्टॉप डिवाइडिंग। मतलब कैंसर नॉर्मल सेल जो होते हैं वो एक लेवल में ही डिवाइड करते हैं जब वो जानते हैं कि नाउ वी हैव टू स्टॉप आवर डिवाइडिंग प्रोसेस, बिकॉज इसका काम बस इतना ही है। लेकिन कैंसर सेल दे डोंट रिकॉग्नाइज सिग्नल्स, हैंस दे इरेक्टिवली प्रोड्यूस म्यूटेड सेल, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करते हैं, कॉपीज प्रोड्यूस करते जाते हैं जिसकी वजह से ट्यूमर कॉज हो जाता है। कैंसर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मासेस ऑफ सेल्स, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। दीज आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो हम बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के डिफरेंसेस देखेंगे। ओके, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट बिनाइन ट्यूमर है एंड सेकेंड मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, इट रिमेन अफेक्ट
रिमेन कॉन्फाइंड टू द अफेक्टेड ऑर्गन्स। मीन्स ये स्प्रेड नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह, ये एक ही जगह पे रहता है। आप इसको चाहे तो सर्जिकली रिमूव भी करवा सकते हैं, मीन्स ऑपरेशन करके उस जगह से निकाल सकते हैं और ठीक हो जाता है पर्सन। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है इट ऑल्सो स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मीन्स ये स्प्रेड करता रहता है, धीरे धीरे पूरी बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो जाता है अगर इसको क्योर ना किया जाए तो। रेट ऑफ ग्रोथ इज यूजुअली स्लो इन बिनाइन ट्यूमर। मीन्स ये बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, बट इन मैलिग्नेंट ट्यूमर रेट ऑफ ग्रोथ इज यूजुअली रैपिड। बहुत ही फास्ट इसमें ग्रोथ होती है। ना नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, इसमें क्या है, देयर इज नो लैटेंट स्टेज। मीन्स इसमें कोई स्टेज नहीं होता है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 होता है, जिसमें स्टेज 3 बहुत ही खतरनाक होता है। फोर्थ इसमें क्या है, इट कॉजेज लिमिटेड डैमेज टू द बॉडी। जैसे कि ऊपर बताया मैंने कि ये बहुत ही कम डैमेज करता है, मीन्स आप इसको सर्जिकली रिमूव भी करवा सकते हैं। बट इन मैलिग्नेंट ट्यूमर द कैंसर सेल माइग्रेट टू अदर साइड्स ऑफ द बॉडी। मीन्स ये धीरे धीरे करके एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं और धीरे धीरे पूरे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। ना फिफ्थ देखेंगे, देयर इज नो मेटास्टेसिस। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड नहीं करते हैं, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड होते रहते हैं। इट इज़ नॉन कैंसरस। मीन्स अगर आप इसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं तो पर्सन क्यूरेबल हो जाता है, लेकिन इट इज़ कैंसरस। ये इसमें आप इसको रोक नहीं सकते क्योंकि ये धीरे धीरे करके पूरे बॉडी पार्ट में स्प्रेड हो जाता है। ना कॉजेज ऑफ कैंसर देखेंगे हम। Cancer neoplastic cell may be induced by physical and chemical, biological and agent which is called carcinogens। तो नियोप्लास्टिक का मतलब होता है मास ऑफ ट्यूमर सेल, बंडल ऑफ मास ऑफ ट्यूमर सेल्स को हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। तो ये ट्यूमर सेल्स जो होते हैं फिजिकल एंड केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट्स, जिसे हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। कैंसर कॉसिंग वायरसेस आर कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस। तो बेसिकली ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द ऑन्कोजेनिक वायरसेस। तो कैंसर कॉसिंग वायरसेस आर कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस। दे हैव gene called viral oncogen. They have oncogenic viruses have a gene which is called viral oncogen. Several gene called cellular oncogen and proto-oncogen have been identified in normal cell, which when activated under the certain condition could lead to the oncogenic transformation of the cell. Now next देखेंगे cancer detection and diagnosis. Cancer detection is based on biopsy and histopathological study of tissue, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट। मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कैंसर डिटेक्शन और कैंसर के डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या टेस्ट जरूरी है। पहला है बायोप्सी आपका, सेकंड है हिस्टोपैथोलॉजिकल, इसमें स्टडी ऑफ टिश्यू होती है। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, जिसमें आप कितने सेल काउंट्स इंक्रीज हुए उसको देखा जाता है। रेडियोथेरेपी, सिटी स्कैन विच इज़ अ कंप्यूटर टोमोग्राफी, MRI मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। दे आर यूजफुल टू द कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। ये कॉज कर कैंसर किधर किधर कॉज कर रहा है पूरा इसमें आपको पता चल जाता है ना। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर देखेंगे हम लोग। फर्स्ट है सर्जिकल। कैंसर टिश्यू आर सर्जिकली रिमूव्ड। मैंने आपको जो बिनाइन ट्यूमर बताया था, 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बिनाइन ट्यूमर था दैट कैन बी सर्जिकली रिमूव्ड, वो रिमूव किए जा सकते हैं। तो बिनाइन ट्यूमर कैन बी सर्जिकली रिमूव्ड। सेकंड है रेडियोथेरेपी। ट्यूमर सेल आर इरेडिटेड लैथली बाय रेडिएशन। कीमोथेरेपी। ड्रग्स में इसमें आपको ड्रग्स दिए जाते हैं। ड्रग्स आर यूज टू किल कैंसर सेल बट सो साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस, एनीमिया etc। मीन्स इसमें आपको ड्रग्स दिए जाते हैं कैंसर सेल को उसके ग्रोथ को रोकने के लिए, बट इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, हेयर लॉस हो जाता है और ब्लड की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, इम्यूनोथेरेपी। Patients are given with a alpha interferons which activate their immune system and help in destroying the tumor. Now drugs and alcohol abuse पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। Commonly abused drugs are opioid, cannabinoids and cocaalkaloids which is obtained from flowering plant and few from fungi. Opioids क्या देखते हैं। Opioids are the drug which bind to specific opioid receptor present in central nervous system and gastrointestinal tract. Heroin, commonly called smack,
ये पूछा जाता है. इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन विच इज वाइट odorless bitter crystalline compound. It is extracted from latex of poppy plant which is Papaver somnifera, generally taken from snorting and injection. Heroin is depressed and slow down body functions. तो बेसिकली बताया जा रहा है ऑपियोइड्स जो ड्रग्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को अफेक्ट करता है. जो हीरोइन है उसे कॉमनली हम स्मैक के नाम से बोलते हैं. ये इसे केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं जो कि वाइट और ऑर्डरलेस कलर का होता है, बिटर होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है. ये जो होता है इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट विच इज़ पेपियोर समनिफेरम. ये स्नॉटिंग के लिए यूज़ होता है और इंजेक्शन के लिए यूज़ होता है. हीरोइन जो होता है वो डिप्रेसेंट एंड स्लो बॉडी फंक्शन मीन्स ये बॉडी फंक्शंस को स्लो कर देते हैं और डिप्रेशन के लिए यूज़ होता है. नाउ कैनाबिनॉइड्स देखेंगे हम. Cannabinoids are a group of chemicals which interact with cannabinoid receptor present in the brain. मीन्स कैनाबिनॉइड्स ऐसे केमिकल्स है जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर मीन्स हमारे ब्रेन में जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर उसको स्लो कर देते हैं. नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्फ्लोरेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिनिस सटाइवा. कैनाबिनिस सटाइवा से कैनाबिनॉइड्स जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं. दे इंक्लूड मर्जुआना, हसीस, चरस, गांजा. यहाँ इसमें ये सब भी आते हैं कैनाबिनॉइड्स में. दे जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल ingestion. These are known for their effect on cardiovascular system of the body. मीन्स ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. ये हमारे बॉडी के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. कोका अल्कलॉइड्स देखते हैं. कोका अल्कलॉइड्स और कोकीन is obtained from coca plant Erythroxylum coca which is native to South America. It interferes with the transport of neurotransmitter dopamine. Cocaine is commonly called coke or crack, is usually snorted. It has potent stimulating action on the central nervous system, producing a sense of euphoria and increased energy. Means ये आपके basically इसे जो एडोलसेंस लेते हैं वो बॉडी के एनर्जी को बूस्ट करती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. ये adolescence and drug abuse. Adolescence is the period during which the child become matured. It is between 12 to 18 ईयर एज होता है इसमें adolescence में. causes of drug abuse देखो, क्यूरियोसिटी होता है. ओके, नेक्स्ट एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन. बच्चे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं. दे वांटेड टू नो द न्यू थिंग्स विच इज़ एक्सपेरिमेंटेशन. स्ट्रेस और प्रेशर टू एक्सेल इन एग्जामिनेशन. ये सारे प्रेशर भी होते हैं. इफेक्ट ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज़. क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? रैकलेस बिहेवियर, मैसिलस मिस्टीफ, वायलेंस होता है, ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस मीन्स अब परफॉर्मेंस लो हो जाना, डिप्रेशन, आइसोलेशन एंड एग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, डिप्रेशन होना, आइसोलेशन होना, ये सारे इसके इफेक्ट्स होते हैं. Now, dependence in the tendency of body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndromes is a regular dose of alcohol which is abruptly discontinued that include anxiety, shakiness and nausea and sweating. Prevention, avoid under the peer pressure, education, counseling and seeking help from parents and peers seeking professional and medical help. So these are important chapters. ये एक important chapter था which is human health and disease. This is a quick revision of the human health and disease chapter. If you like this video, then do like, share, subscribe this video and channel of course, and share this video more and more. And thank you so much to everyone for watching the video.